अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न आंसर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अचीवर स्पॉट एमडीकैट प्रेप सेशन के बारे में। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप साल 2023 में एमडीकैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अचीवर स्पॉट के रेगुलर सेशन को ज्वाइन करके अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमाइज प्रिपरेशन के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के इस सफ़र में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप अचीवर स्पॉट के रेगुलर सेशन में एमडीकैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे रेगुलर सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अचीवर स्पॉट के कल का जो कंडक्ट हुआ था मोशन एंड फोर्स का प्रैक्टिस पेपर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 1 ऑफ मोशन एंड फोर्स। एमसीक्यू नंबर 1 था, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट काजिंग इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या दिया गया था, फोर्स गिवन थी 5 न्यूटन और आपको एक्सेलरेशन गिवन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपने फाइंड करना था मास। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। आपने इस फार्मूला को मास के लिए मॉडिफाई करना था, तो वो फार्मूला बनना था m इज इक्वल टू F बाई a। तो F का आपने वैल्यू पुट करनी थी 5 न्यूटन और a के लिए आपने वैल्यू पुट करनी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू मास और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास निकलेगा 1 के लिए बीटा। मास विल बी इक्वल टू 2.5 kg। फार्मूला दोबारा सुन लें, F इज इक्वल टू ma। एमसीक्यू नंबर 2 है, कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। सो एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अभी आपने बताना है नेट फोर्स क्या होगी कार पे। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो बिल्कुल 20 मीटर पर सेकेंड हर एक पॉइंट पे अगर आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन में तो चेंज आ ही नहीं रहा। तो अगर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन आपको पता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी तभी फोर्स प्रेजेंट होगी। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन होगी इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगी तो फोर्स भी हमारे पास 0 ही होगी। 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा, द नेट फोर्स इज 0। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनर्शिया। तो इनर्शिया का फार्मूला हम लिखते हैं I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड करती है इनर्शिया रेडियस पे। दो चीज़ों पे इनर्शिया डिपेंड करती है, मास पे और रेडियस पे। इनर्शिया का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। 4 है, अ पर्सन पुशेज ए वॉल विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पर्सन। तो एक पर्सन है वो वॉल को पुश कर रहा है 100 न्यूटन फोर्स से। तो अभी आपने बताना है वॉल उसको कितने न्यूटन फोर्स से रिएक्शन के थ्रू उसको पुश कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि अगर आप इसको इमेजिन करें कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। सो पर्सन ने 100 न्यूटन फोर्स जो अप्लाई की है वॉल पे, तो ये पर्सन का हो गया एक्शन। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जो वॉल है वो भी रिएक्शन करेगी और 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगी उस पर्सन पे। ठीक है, 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा। वॉल विल अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स ऑन पर्सन, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। 5 में आपने बताना है अगर एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है तो वो फ्री फॉल कर रहा है नीचे, तो गिवन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास है करेक्ट। ठीक है, तो अगर एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स एक्ट करेगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर एक्ट करेगी। ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है उस पर डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करेगी और उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 5 के लिए आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगी। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये चेंज नहीं होती, हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। सो द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन।
6 है अकर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी और टाइम आपको गिवन है और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला होता है v बाई टी या चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने क्या करना है, v की जगह इसको पुट कर देना है 20 मीटर पर सेकेंड और t की जगह 10 सेकेंड पुट कर देना है। 20 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, 6 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 7 है अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए क्लिफ नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टोन्स हॉरिजेंटल मोशन। कहा गया कि एक स्टोन को हॉरिजेंटली हमने फेंका है एक पहाड़ से। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही ज़ीरो मान लें कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा उस स्टोन की हॉरिजेंटल मोशन पे, तो आप बताएं हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी हॉरिजेंटल मोशन ऑफ स्टोन के रिलेटेड। ठीक है, तो 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली। द हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेसिकली इसमें हमने देखना था प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है। लेकिन क्या होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो वो जो होती है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज या इंक्रीज कर रही होती है। वर्टिकल वेलोसिटी का होता क्या है कि बेसिकली जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अपवर्ड, सबसे पहले तो उसको लॉन्च किया है ना, तो लॉन्चिंग पे उसकी वेलोसिटी होगी 0। जैसे जैसे वो अपवर्ड जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। और टॉप पॉइंट पे जैसे ही जाएगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, फिर उसने क्या करना है, वर्टिकल जो अपना वो उसका पाथ है वो कंप्लीट करना है, तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, जैसे जैसे वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आती जाएगी तो वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उसकी जो उसका पॉइंट होगा जहाँ पे उसने फ्लाइट अपनी एंड करनी है उस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, लेकिन हॉरिजेंटल मोशन जो होती है, हॉरिजेंटल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। अगर लॉन्चिंग पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड है तो अगर हम देखें टॉप पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड है, आगे जाते जाते जहाँ पे उसने एंड करनी है अपनी फ्लाइट उस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। मीन्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एन ऑब्जेक्ट वेट 500 न्यूटन ऑन अर्थ। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेट्स ऑन द मून। आपने बताना है उसका मून पे क्या वेट होगा। वेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 500 न्यूटन। आपने बताना है उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा। और कहा गया कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी से। तो इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, W इज इक्वल टू mg वेट का फॉर्मूला होता है। तो आपको गिवन है वेट। ठीक है, इसके अलावा g की वैल्यू आपको पता होता है W इज इक्वल टू mg फार्मूला में। ठीक है, आपने इसमें पहले फाइंड कर लेना है मैस। तो मैस फाइंड करने के लिए आप मॉडिफाई करेंगे W इज इक्वल टू mg को, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा m विल बी इक्वल टू W/g। W की जगह पुट कर दें 500 और इसको डिवाइड कर दें g जिसकी वैल्यू होती है 9.8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर इसका निकलेगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर निकलेगा हमारे पास 50 किलोग्राम मैस। ठीक है, आपने इस मैस को देखना है कि अगर अर्थ पे ये है 50 किलोग्राम मैस, एक वेट है जिसका 500 न्यूटन वेट है और उसकी ग्रेविटी की वैल्यू हमने लिया 9.8, उसका अर्थ पे मैस हमने निकाल लिया है 50 किलोग्राम। मैस जो होता है ऑब्जेक्ट का वो अर्थ पे और मून पे सेम रहता है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। अभी हमने बताना क्या है, उस 500 किलोग्राम मैस का बताना है वेट मून पे। तो मून पे ग्रेविटी 1/6 होती है, तो आप फार्मूला W इज इक्वल टू mg को मॉडिफाई करेंगे। W आपने फाइंड करना है, तो m की वैल्यू हमने निकाली थी 50 किलोग्राम, मतलब 50 किलोग्राम अर्थ पे और मून पे सेम है, इसलिए हम m की जगह 50 पुट करेंगे। साथ हमने g होता है 1/6 मतलब g/6, तो आप g/6 लिखेंगे मतलब 9.8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, W इज इक्वल टू mg में आपने पुट कर दिया, m की जगह आपने लिख दिया 50 किलोग्राम और g की जगह आपने लिख दिया 9.8 डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूला को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेट हमारे पास निकल आएगा 8 के लिए चार्ली 83.3 न्यूटन।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इजी एमसीक्यू है। विच व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू। सो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट हो या ज़ीरो हो, उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, तब हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। या आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितनी भी फोर्सेज है वो तमाम जो है उनका सम ज़ीरो हो या तमाम फोर्सेज इस तरह कैंसिल आउट हो जाएं कि बॉडी पे उसका नेट जो होता है वो फोर्स का ज़ीरो हो जाए, तो बॉडी जो होगी इक्विलिब्रियम में होगी। तो 10 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। 11 है, a projectile is launched at an angle of 90 degree with the horizontal, what is the range of the projectile। आपको एंगल गिवन है 90 डिग्री और आपने बताना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपने सिंपल क्या करना है, साइन थीटा को यहाँ पे देखना है। रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। साइन 90 क्या होता है, साइन 30, 90, 180 एंड 360, कॉस 30, 90, 180 और 360। इनकी वैल्यूज़ आपने रट्टा लगा लेनी है, इनके एमसीक्यू आपको आ जाते हैं। ये एमसीक्यू उसी बेस पे है। अगर रेंज के लिए साइन की वैल्यू होती है, हम लेते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेंज साइन 2 थीटा। आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी 90, साइन 2 थीटा है तो 90 का हो जाएगा 180, मतलब साइन 180 बन जाएगा। और साइन 180 इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, तो रेंज हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा 0। जब 90 एंगल पुट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 180 निकलेगा और साइन 180 इक्वल होता है 0 के। सो रेंज विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपने बताना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें प्रोजेक्टाइल कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो 12 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली, बोथ इनिशियल स्पीड एंड लॉन्च एंगल। इनिशियल जो स्पीड होती है या लॉन्च एंगल होता है, उन दोनों पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड करती है। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला मैंने बताया साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, v square sin 2 theta by g। A projectile is launched at an angle of 45 degree with the horizontal, which of the following quantity remain constant throughout the projectile motion। मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होती है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नंबर 2 टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर सिंपल स्पीड को कहा गया है लेकिन हमें बताया नहीं गया कि ये स्पीड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। एक्सेलरेशन चेंज होती है, ये भी रॉन्ग होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया ये कांस्टेंट रहती है, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 14 है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। अभी क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 के एंगल पे लॉन्च कर दिया है हॉरिजेंटली। ठीक है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल वेलोसिटी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी मैंने बार बार आपको बताया कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो 14 में आपने यही बताना था कि अगर हम 30 के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करें तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, उसमें तो चेंज आएगा ही नहीं, वो रहेगी हमेशा कांस्टेंट। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। 15 है, projectile is launched at 60 degree angle with the horizontal, what can be said about the magnitude of projectile velocity component at the highest point of trajectory compared to the initial velocity of the component। ये फिर से वही एमसीक्यू आ गया। एक प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है हॉरिजॉन्टली, अभी आप बताएं प्रोजेक्टाइल की वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे क्या चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहनी है सेम, अगर इसका लॉन्चिंग एंगल है 60 डिग्री तो हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही हर एक पॉइंट पे रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने तो चेंज होना ही नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड तो हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी और टॉप पे भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। 15 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 16 है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टाइम ऑफ लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट सेम स्पीड बट एट 2 डिफरेंट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया 30 डिग्री से और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च कर दिया 60 डिग्री से। आप बताएं टाइम ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट आएगा।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सुन ले, 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। इस फार्मूला से हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। अगर थीटा है 30 तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक स्पेसिफिक लेट सपोज हम कहते हैं t1 है, और अगर हम कर दें एंगल को डबल 60 डिग्री कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में और ऊपर जाने में टाइम लगेगा 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो हमने एंगल बढ़ा दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ गया, एंगल कम कर दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो गया, मतलब उसकी हाइट भी उसी लिहाज से कम होगी, इसलिए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा। 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा, लॉन्गर एट 60 डिग्री, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा 60 डिग्री एंगल पे 30 डिग्री एंगल के कंपैरिजन के मुकाबले में, ठीक है। A projectile is launched with an initial velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. What is the maximum height reached by the projectile? तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है वेलोसिटी और आपको एंगल बताया गया है। अभी आपने बताना थी हाइट। हाइट का फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इस फार्मूला में वेलोसिटी की वैल्यू ये पुट कर दें और साइन थीटा में आपने पुट कर देना है साइन 30, डिवाइड कर देना है 2g से, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपने फार्मूला बना लिया 20 का स्केयर ले लिया v स्केयर की जगह, और साइन 30 इसका स्केयर था तो साइन 30 का आपने स्केयर ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया 2g से। तो आपके पास आंसर निकलेगा इसके लिए 17 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा, 20 मीटर आपके पास हाइट निकलेगी। फार्मूला दोबारा सुन लें, वी स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसमें v ये पुट करना है, साइन थीटा ये पुट करना है और उसका स्केयर ले लेना है और डिवाइड कर देना है 2g से। तो आंसर निकलेगा हमारे पास 17 के लिए बीटा 20 मीटर। 18 इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट द सेम स्पीड बट एट 2 डिफरेंट एंगल। ये एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ है, पहले हमने डिस्कस किया है 30 और 60 डिग्री एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, 60 डिग्री एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, लॉन्गर एट 60 डिग्री। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 60 डिग्री, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे लेट सपोज हमने 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो आप बताएं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहेगा, 19 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास निकलेगा अल्फा, इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। 20 है, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड while the force acting on it remains constant how does its acceleration change। हमने क्या किया, मैस को डबल कर दिया है और फोर्स को हमने कह दिया कांस्टेंट है। आप बताएं एक्सेलरेशन पे क्या चेंज आएगा। फार्मूला होता है f इज इक्वल टू एम ए, इसमें f को कांस्टेंट करें तो आपके पास निकलेगा मैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मैस डबल करें तो एक्सेलरेशन क्या होगी, हाफ, क्योंकि मैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, एक्सेलरेशन इज हेल्ड। 21 है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी मैंने बताया हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, वो किसी भी चीज़ से चेंज नहीं होता। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी आपने बताना है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बीटा। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन या मैस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हर एक पॉइंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट उसका जो मर्जी हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ से वो चेंज होगा, क्या, लॉन्च एंगल। अगर लॉन्च एंगल 30 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा, वो कम होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट थोड़ा कम होगा। अगर लॉन्च एंगल कोई और मैं लूँ तो उसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वो थोड़ी मतलब और होगी, क्योंकि इसका रिलेशन है लॉन्च एंगल के साथ। लॉन्च एंगल कम तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में भी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्च एंगल ज़्यादा कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 21 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मैस। बार बार बता चुका हूँ F इज इक्वल टू एम ए होता है, सो इसके लिए आप इजीली कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। 22 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, फोर्स एंड मैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 23 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द सेंटीमीटर फोर्स। F इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। इस फार्मूला में आपने मैस की ये वैल्यू पुट करनी है, आर इस ये 3 पुट करेंगे और v की स्केयर के लिए जगह आप 4 पुट करेंगे तो फोर्स हमारे पास निकलेगी 23 में अल्फा 8 न्यूटन। A force of 10 Newton is applied to move an object
अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हाउ मच वर्क इज़ डन। तो वर्क का फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू एफ डी, एफ की जगह ये पुट कर दें और डी की जगह ये पुट कर दें, तो वर्क हमारे पास 24 में करेक्ट ऑप्शन निकलेगा डेल्टा 50 जूल। 25 है डिस्क विद ए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी बताई गई है 5 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आपने बताना है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिखते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू ये पुट करें, ओमेगा की वैल्यू ये पुट करें, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम 25 में निकलेगा चार्ली 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। 26 है विच काजेज एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए बॉडी। तो एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं बॉयगेंट फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो होती है ये फ्लूइड में होती है, और ये फ्लूइड की फोर्स वो होती है कि जो कि कोई भी अगर फ्लूटिंग बॉडी है उसको फ्लूट करने में हेल्प करती है। अगर ये फ्लूइड की बॉयगेंट फोर्स ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की फोर्स से, तभी वो ऑब्जेक्ट जो होगा फ्लूट करेगा। लेकिन अगर बॉयगेंट फोर्स ऑफ फ्लूइड कम होगी उस ऑब्जेक्ट की फोर्स है, तो वो फ्लूट नहीं करेगा, वो उसमें डूब जाएगा पानी में, ठीक है। बॉयगेंट फोर्स ज़्यादा होगी तभी कोई भी बॉडी पानी पे तैरेगी, ठीक है। 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बॉयगेंट फोर्स। मतलब बॉयगेंट फोर्स ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होनी चाहिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है। 27 है सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ डेंसिटी बताई गई है 8000, ठीक है। प्लेस इन ए लिक्विड विद डेंसिटी 1000, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्फीयर वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो इसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो 1000 डिवाइडेड बाय 8000, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकलेगा 1/8। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। MCQ नंबर 28 है, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो आपको कहा गया कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है मूव करना और उसकी वेलोसिटी चली जाती है 25 मीटर पर सेकेंड पे और टाइम लगता है उसको 10 सेकेंड। आप बताएं एक्सेलरेशन क्या होगी उस बॉडी की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिखते हैं V फाइनल वेलोसिटी माइनस V इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 10। तो 25 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर निकलेगा 28 के लिए हमारे पास अल्फा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हाट हैपेंस टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होती है, इसके अलावा मोमेंटम भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। 29 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन जो होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन जो होता है मोमेंटम वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपको इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। लास्ट MCQ देखते हैं आज की वीडियो का। विच इक्वेशन रिलेट्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको आती हैं तो आप इजीली बता देंगे कौन सी इक्वेशन जो है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन हमें देती है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली। V फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू V इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। V फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, V इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2AS चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।